हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस के नए क्वेश्चंस के बारे में। इस क्वेश्चंस को हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। साथ ही साथ जब आप 12th स्टैंडर्ड के बाद 13, 14, 15 या आगे जब करोगे ग्रेजुएशन ईयर, तो वहां पर भी ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके अकाउंटेंसी को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, क्योंकि ये चैप्टर का वो वैल्यू है, ये क्वेश्चंस का वो वैल्यू होता है। इस क्वेश्चंस के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? आप सभी को पता है कि किसी भी तरीके की कंपनी को फाइनेंसेस रेज करने के लिए, किसी भी तरीके की कंपनी को फाइनेंसेस रेज करने के लिए उसके बाद डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। एक उसके पास तरीका है ओन्ड कैपिटल के थ्रू पैसा लाना, दूसरा उसके पास तरीका है बोरोड कैपिटल के थ्रू पैसा लाना। जो ओन्ड कैपिटल होता है वो हम ओनर के थ्रू लेकर आना पसंद करते हैं, और जो बोरोड कैपिटल है वो हम क्रेडिटर्स या बोरोवर के थ्रू लाना पसंद करते हैं। अब ये सर क्रेडिटर या बोरोवर कौन होता है? सिंपल सी बात तो बताता हूं। हमारे कंपनी के ओनर मतलब कौन? सर हमारे कंपनी के ओनर की जब भी बात की जाएगी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के अंदर, तो उस कंपनी किसी भी तरीके की जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर ओनर मतलब द फंड विच इज कलेक्टेड फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, द फंड विच इज कलेक्टेड फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और कंपनी का खुद का जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल के अंदर तीन चीजों का समावेश होगा: इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन उसके अलावा जब हम बोरोड सोर्सेस की बात करते हैं तो उसमें डिबेंचर, लोन, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको बोरोड सोर्सेस में देखने के लिए मिलेंगे। तो जब किसी भी तरीके का फाइनेंस मैनेजर, जब कंपनी का फाइनेंस मैनेजर के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि हम जब फाइनेंसेस को अरेंज कर रहे हैं तो उसकी रेशियोज को स्ट्रक्चर करना या उसके रेशियोज को कंबाइन करके उसको बैलेंस करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कहीं ना कहीं फाइनेंस मैनेजर के कंधों पर होती है, जिसके अंदर वो क्या देखता है कि भाई साहब हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कॉम्बिनेशन लाना पसंद करेंगे। यानी वो कॉम्बिनेशन किसका लाएगा? डेप्ट और इक्विटी का लाएगा। डेप्ट मतलब वो बोरोड कैपिटल और ओन्ड कैपिटल दोनों के बीच में रेशियोज को मेंटेन करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा, जिसे हम सिक्योरिटी मिक्स भी कहते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझने की जरूरत क्या है? Capital structure mix up with the various sources of funds in desired proportion. To decide capital structure means to decide upon the ratio of the different types of capital. मान लो कि अगर मैं ओनर से पैसा लेकर आता हूं, तो ओनर से पैसा लाने पर मुझे बदले में उन्हें क्या पे करना पड़ेगा? सर आपको उनको बदले में पे करना पड़ेगा प्रॉफिट का एक हिस्सा, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन अगर मैं बोरोवर से पैसा लेकर आऊं तो मुझे वहां पर उन्हें समय समय पर क्या पे करते रहना है? इंटरेस्ट पे करते रहना है। अगर मुझे उस साल प्रॉफिट हुआ तो मैं उन्हें डिविडेंड पे कर सकता हूं ओनर को, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे इंटरेस्ट तो उन्हें पे करना ही पड़ेगा। तो फाइनेंस मैनेजर ये कोशिश करता है कि हम इस तरीके से फंड्स को अरेंज करें कि हमारे ऊपर ना ही ज्यादा लायबिलिटी हो, ना ही हमारे ऊपर ज्यादा बर्डन हो उस इंटरेस्ट या उस डिविडेंड को पे आउट करने का। अंडरस्टूड? तो आर.एच. वेसल क्या कहते हैं? प्रोफेसर आर.एच. वेसल डेफिनेशंस क्या कहता है कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन बिजनेस एंटरप्राइजेस। यानी जब कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने का मेन मकसद क्या है कि हमें जब भी बात करने तो वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात करेगा। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आप डिबेंचर्स की बात कर सकते हो, लॉन्ग टर्म लोन्स की बात कर सकते हो, इक्विटी और प्रेफरेंसेस की बात कर सकते हो। जॉन हैम्पटन क्या कहते हैं? A firm's capital structure is the relation between debt and equity security that make up with the firm's financing of its assets. यानी अपने फंड्स को, ठीक है, जब भी फंड्स मैनेजर की बात करेंगे तो वो क्या दो चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करता है। एक तो हम सोर्सेस ऑफ फंड्स कहाँ से लाएंगे और हम उस फंड्स को किस तरीके से क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों चीजों, तो जब हम सोर्सेस की बात करेंगे तो वो सोर्सेस में डेप्ट और इक्विटी दोनों का क्या करना चाहिए? कॉम्बिनेशन करना पसंद करता है, क्योंकि हम इस पैसे का इस्तेमाल हमारी कंपनी के फिक्स एसेट्स में कर सकते
है, ये कंपनी के आने वाले असेट्स में कर सकते हैं। इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज विद ओन का फंड एंड बोरोड फंड। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ओन फंड और बोरोड फंड दोनों होता है। और जब हम ओन फंड की बात करते हैं तो उसमें शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस आता है। और जब हम बोरोड फंड की बात करते हैं वहां पे डिबेंचर, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह आता है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स की। अब यहां पर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप समझो कि तीन जो कंपोनेंट हम लोग बात करें, ये तीन कंपोनेंट जो है वो ओन्ड कैपिटल के कंपोनेंट्स है। किसके? ओन्ड कैपिटल के। और ये जो बाकी के कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे कंपोनेंट्स बोरोड कैपिटल के हैं। ओन्ड कैपिटल को आपको बदले में क्या पे करना पड़ेगा? सर उन्हें बदले में हमें डिविडेंड पे करना है। और बोरोड कैपिटल के बदले में हमें उनको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यस सर। अब हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझेंगे कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? कि ओन्ड कैपिटल का सबसे पहला हिस्सा होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है ना, वो कंपनी का रियल ओनर होता है। क्या होता है? वो कंपनी का रियल ओनर होता है। क्योंकि भाई साहब को यानी इक्विटी में अगर आप पैसा निवेश करते हो तो आपको वहां पर बदले में डिविडेंड मिलेगा। और कंपनी अगर खुदा ना खास्ता फ्यूचर में बंद होती है तो आपको कंपनी में रिपेमेंट भी मिलेगा। लेकिन भाई साहब आपको इस पर किसी भी तरीके की प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होने के बाद उस प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको डिविडेंड के तौर पर बांटा जाएगा। लेकिन उस डिविडेंड बांटने के टाइम पर सबसे पहली प्रायोरिटी आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाएगी। और अगर इनसे कुछ डिविडेंड बच जाता है तब किसको पूछा जाएगा? इक्विटी। यानी यहां पर इन्हें लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है, लास्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। दूसरा, अगर कंपनी बंद होती है तो कंपनी बंद होने के टाइम पर, लिक्विडेट होने के टाइम पर कंपनी के सारे एसेट्स बेचे जाते हैं। और एसेट्स बेचने के बाद जो भी पैसा हमें आता है तो सबसे पहला पैसा हम लोग किसको पे करते हैं? बोरोवर को पैसा पे करते हैं। उनसे अगर पैसा बच गया तो हम प्रेफरेंस वाले को पे करते हैं। और उसके बाद अगर पैसा बचा तो ही हम देंगे। इसका मतलब सर अगर पैसा बचा ही नहीं तो क्या इन्हें पैसा नहीं मिलेगा? जी हाँ, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, उन्हें क्या मिलेगा? डेफिसिट या सरप्लस मिलता है। अंडरस्टूड? इसीलिए इनकी जो ओनरशिप है ना उसके अंदर अल्टीमेट रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जब भी इन्हें डिविडेंड दिया जाएगा ना तो वो फ्लक्चुएटिंग रेट पर मिलेगा और डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर बहुत ज्यादा है तो डिविडेंड भी इन्हें ज्यादा दिया जाएगा। और अगर इन्हें प्रॉफिट कम हो रहा है तो डिविडेंड भी कम दिया जा सकता है। इसीलिए इन्हें रियल ओनर कहा जाता है। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कहा जाता है? रियल ओनर ऑफ द बिजनेस कहा जाता है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रेफरेंस मैंने अभी आपको डिस्कस किया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट होता है, प्रायोरिटी राइट्स होते हैं। किस बारे में? सर डिविडेंड के बारे में आपने बताया और रिटर्न ऑन कैपिटल के बारे में बताया। किससे पहले उनको मिलेगा? इक्विटी से पहले मिलेगा। इन्हें जो डिविडेंड मिलेगा वो भी कौन से रेट पे मिलेगा? फिक्स रेट पर मिलेगा। इनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड, रिटेन्ड अर्निंग, मतलब हमारे कंपनी को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिलेगा। तो उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा क्या करना पड़ेगा? साइड में निकाल कर रखा जाए, प्लॉगिंग बैक किया जाए। तो भाई साहब उसे कहा जाएगा रिटेन्ड अर्निंग। क्या कहा जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग। अब बात करते हैं हम लोग बोरोड कैपिटल की। बोरोड कैपिटल के अंदर क्या आता है? डिबेंचर आता है, उस तरीके से बॉन्ड्स भी आ सकता है, फिर पब्लिक डिपॉजिट्स भी आता है। ठीक है, टर्म लोन के अंदर लोन फ्रॉम बैंक्स भी आता है और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आता है। ठीक है, तो दोनों तरीके के लोन्स की हम लोग बात करेंगे। डिबेंचर बॉन्ड ये तरीके, ये कंपनी क्या करती है? लोन रेज करती है। क्या करती है? लोन रेज करती है। बदले में इन्हें क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसका मतलब डिबेंचर होल्डर जो है वो हमारे कंपनी के क्या है? लेनदार है। लेनदार, लेनदार मतलब वो कंपनी के क्या है? क्रेडिटर्स है। तो सर क्या इसे ओनर कहा जाएगा? नहीं, दे आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। और जो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं उन्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो बॉन्ड को भी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। पब्लिक डिपॉजिट को भी बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं सर। द टर्म लोन आर प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा हमने डिस्कस किया। अब इसको समझने के लिए हमने एक बैलेंस शीट यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताई गई है। अब समझने की कोशिश करते हैं।
जब हम कंपनी के किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं तो उसमें लायबिलिटी एसेट्स आपको तो जनरल पता ही है, तो लेकिन जब कंपनी की बात करते हैं तो वो इसे कहता है सोर्सेस ऑफ फंड्स। वो इसे क्या कहता है? सोर्सेस ऑफ फंड्स। और असेट्स को वो नाम देता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग बात करेंगे सर किस किस चीजों की आपको बात करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स समझो, ये आपका क्या है? इक्विटी शेयर्स, तो सर ये ओन्ड कैपिटल हो गया। क्लियर? प्रेफरेंस शेयर्स, तो सर ये भी क्या हो गया? आपका ओन्ड कैपिटल हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी आपका क्या हो गया? ओन्ड कैपिटल। तो माय डियर स्टूडेंट्स बताओ मेरा टोटल ओन कैपिटल कितना है? सर 1 लाख, 5 लाख, 6 लाख, तो 6 लाख 50। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरे टोटल ओन कैपिटल कितना है? तो सर टोटल आपका ओन कैपिटल है 6,50,000। दिक्कत? नो सर। लायबिलिटीज की बात करते हैं, यहाँ पे सिर्फ डिबेंचर्स दिया गया, तो ये बोरोड कैपिटल हो गया। यस सर। एंड सिंडिकेटर बिल्स पेबल, ये मेरी सर करंट लायबिलिटी हो गई। क्या हो गई? करंट लायबिलिटी। तो बोरोड कैपिटल कितना है सर? तो बोरोड कैपिटल आपका कितना है? 1 लाख रुपीज। कोई दिक्कत नहीं सर। फिक्स एसेट्स, क्या इसको हम फिक्स कैपिटल बोल सकते हैं? यस सर, आप इसे फिक्स कैपिटल बोल सकते हैं। एंड करंट एसेट्स के अंदर तो ये सारे के सारे आइटम्स क्या हो गए? आपके करंट एसेट्स का हिस्सा बन जाएंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब समझने की जरूरत क्या है हमारे को? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मैंने क्या बताया था? कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में क्या आ रहा है? 1 लाख, 5 लाख, 50 एंड 1 लाख। तो ओन एंड बोरोड सबको ऐड कर दो, 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 50 प्लस 1 लाख, तो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कितना होगा? 7 लाख 50। अगर आपको और ज्यादा ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं हमारे कंपनी का फिक्स कैपिटल कितना है। ठीक है, तो सर आपकी कंपनी का टोटल फिक्स कैपिटल है 6 लाख रुपीज। ये मेरा हो गया कंपनी का फिक्स कैपिटल। उसके बाद सर हमने वर्किंग कैपिटल भी पढ़ा था, तो वर्किंग कैपिटल कैसे पढ़ोगे? तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपके टोटल 4 करंट असेट दिख रहे हैं, देखो 1 लाख, 1 लाख 50, 160, 2 लाख। तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? 2 लाख माइनस करंट लायबिलिटी देखो कितना है सर? 50। तो इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल कितना का? 1 लाख 50। तो इसका मतलब आपने पूरा चैप्टर एक ही बैलेंस शीट में देख लिया। आपको क्वेश्चन में ओन कैपिटल भी मिल गया, बोरोड कैपिटल भी मिल गया, दोनों को ऐड करके कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद जो फिक्स एसेट पे पैसा लगा तो उसको हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट का टोटल किया तो 2 लाख मिलेगा, करंट लायबिलिटी का टोटल क्या? 50, माइनस कर तो आपको क्या मिलेगा? 1 लाख 50। इस 1 लाख 50 को हम क्या बोलेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल कहने वाले। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको यहाँ पर मैंने पूरा बेसिक्स कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इन फ्यूचर भी आपको वहां पे लेक्चर अपडेट भी मिलेंगे, साथ ही साथ जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है टेस्ट पेपर होगा, एमसीक्यू, सारी चीजें टाइम टू टाइम शुरू हो जाने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।